नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव कैनवस, एक पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं उन लोगों से जो कला के जरिए विरासत को जिंदा रखते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी कलाकार हैं जिनके हाथों में सिर्फ ब्रश नहीं, पूरी एक परंपरा है। हमारे साथ है मीनू जी, एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार जिनका जन्म उसी जितवारपुर गांव में हुआ है जिसे मधुबनी पेंटिंग की जन्मभूमि कहा जाता है। यह कला उनके लिए सिर्फ चित्रकारी नहीं, एक जीवन दर्शन है और मीनू जी के लिए एक और भी अधिक विशेष हो जाती है क्योंकि वह इस परंपरा की तीसरी पीढ़ी है। उनकी माँ स्वर्गीय श्रीमती चंद्रकला देवी जी एक लेजेंडरी पायनियर है और वह इसी मधुबनी पेंटिंग को जीवित रखती है और उसे वह इस नए स्तर तक पहुंचाने के लिए बल्कि पेपर मशे और म्यूरल के माध्यम से इस कला को एक नए रूप में दुनिया के सामने रखना चाहती है। उन्हें 1983 में राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं यह कला और विरासत भरा सफर मीनू जी के साथ। आपका स्वागत है मैम क्रिएटिव कैनवस में। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनू जी, आपके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए और आपकी कला की यात्रा किस तरह से शुरू हुई, हमें कुछ बताएंगे? हाँ, ऐसा है कि मैं मिथिला के ऐसे गांव में, ऐसे प्रसिद्ध गांव में मेरा जन्म हुआ जहाँ मिथिला पेंटिंग का वहीं से शुरुआत हुई है। और मैं उस घर में जन्मी हुई हूँ जहाँ मेरी माँ श्रीमती चंद्रकला देवी एक प्रसिद्ध कलाकार है जी, और जितवारपुर की यही मिथिला कला जो है उसकी जनक भी मानी जाती है जी। तो मेरा तो जन्म ही जो हुआ है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस कलाकार के घर में हुआ है, तो फिर भविष्य में भी ऐसा ही है कि मैं भी एक अच्छी कलाकार मम्मी के जैसे ही बन पाऊं जी। तो मेरा शिक्षण, मेरा सब कुछ, चूंकि पहली गुरु माँ ही होती है, तो शिक्षा के साथ साथ कला की शिक्षा भी मैंने खेलते कूदते उनके साथ मैं सीखती गई। तो पूरी परवरिश के साथ ही हमारी जो कला थी वो भी हमारे साथ ही उम्र के इस पड़ाव पे आई है। जिस तरह से आपने कहा कि आपकी मम्मी जी ही आपकी प्रेरणा रही होंगी, तो जो श्रीमती चंद्रकला देवी हैं वो अत्यंत प्रतिष्ठित है और उनकी कलाकारी पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है जी हाँ। तो आपको उनके साथ काम करते हुए कैसा अनुभव रहा होगा? और उनके साथ आपने पेपर मैशे और म्यूरल इंस्टॉलेशंस भी की होंगी काफी, तो आप हमें उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरी माँ एक धनी प्रतिभाशाली महिला थी, तो उनके साथ पहली बात तो यह है कि मैं उनकी बेटी हूँ। हाँ जी। तो एक बच्ची अपने माँ के साथ हर चीज सीखती है, उनकी हर बारीकी, उनका नकल भी करती है। हम अपने माँ बाप से ही करते हैं, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी चीज थी, चुनौती हमेशा वो स्वीकार करती थी। वो काफी संघर्षरत महिला थी, काफी उनमें सहन शक्ति थी, वो बहुत ज्यादा त्याग की भावना उनके अंदर थी। तो एक कलाकार होने से पहले ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी होती है। तो उनकी जो कला साधना थी वो उनके कला में दिखता था, क्योंकि जब वो एक कला बनाती थी तो उनकी कला, उनके मन की अनुभूति जो होती थी एकदम शांत होकर के वो एक कला बनाती थी और उस कला में इतनी निखार आती थी कि लगता था कि ये कला बोल देगी जी। तो जो उनका टेक्निक था वो उनके अंदर की शक्ति थी। आप समझ लीजिए कि उसी शक्ति से वो इतनी अच्छी कला अपने हाथों से उकेरती थी। तो और हाँ, माफ कीजिएगा, फिर आप अगर अपनी माँ के बारे में आप कह रहे हैं कि वो इतने, उनकी कला में सौम्यता थी, इतने संघर्ष से जाने के बाद अगर आप कर पा रहे हैं जी, तो आप अपने आप को वहाँ कहाँ देख पाती है? आपको लगता है आप अपने मम्मी के लेवल तक कहीं भी पहुंची हैं? हाँ, ये तो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो मेरी प्रेरणा थी, मेरी सब कुछ थी। और हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर बताना चाहूंगी
की उनकी बारीकी को मैंने सीखा। और एक भावनात्मक कला से जो जुड़ाव होता है वो भावनाएं कि आप जब कुछ कोई क्रिएट करते हो, किसी चीज के सृजन करते हो, तो आपके अंदर एक भावना जागती है। तो उस भावना को लेके ही आप बनाते हो। आप इतने भावुक हो जाते हो तभी आप एक कला का निर्माण करते हो। तो वो जो चीजें उनमें थी वो मुझे स्पष्ट दिखाई देती थी। तो वो चीजें मैंने भी सीखी और उसी तरह से हमारी भी सफर चलती गई, धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज चलती गई। तो आप सही कह रही है, एक भावना ही एक कलाकार की पहचान होती है। जी, तो आप अभी मुझे कुछ मधुबनी आर्ट जो है, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, इसके इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, देखिए ये जो मिथिला पेंटिंग है ये रावण काल से ही जुड़ी हुई है। और कहते हैं कि जब सीता जी अपने फुलवारी में राम जी को से दर्शन हुई है, उस समय में उन्होंने जो उन दोनों के भावनात्मक जुड़ाव हुआ है, एक दूसरे को देख के एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए हैं। सीता अपने मन में राम की छवि लेके आती है और वो अपने रूम में राम की छवि बनाती है जी। और जब धनुष यज्ञ के बाद उनकी शादी होती है तो उस टाइम दशरथ जी मिथिला आते हैं बारात लेके, राम जी की बारात लेके। तो वहां जो मिथिला के जो राजा जनक थे, उनकी बेटी सीता है, तो मिथिलावासी अपने भावना से, प्रेम से पूरे मिथिला को इसी कला से सजाती है। उसमें देवी देवता जितने भी सिंबॉलिक होते हैं वो सारे चीज और हर महिलाएं पूरे मिथिला को सजाई है, जहां से राजा दशरथ का प्रवेश होता है उस द्वार से। तो पूरे मिथिला उसी मिथिला पेंटिंग से सजाया गया था। और आज भी हमारे यहाँ जो भी शादी ब्याह होती है तो वैसे ही सजाया जाता है जी। ये उसकी इतिहास है। उसके बाद जब 1934 में बिहार में बहुत भयंकर भूकंप आई थी। उस टाइम ऐसा था कि लोग बहुत ज्यादा वहां पे बहुत त्रासदी हो गई थी, बहुत सारे घर गिर गए थे। तो एक मधुबनी के जिला अधिकारी थे विलियम आर्चर, वो गए थे विजिट करने के लिए जी। उन्होंने देखा कि वहां जितने भी घर हैं वो सब टूटे फूटे घर हो या वो घर ठीक ठाक भी है, सब पे मिथिला की चित्रकारी बनी हुई है। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग से सारे घर सजे हुए, सारी दीवारें सजे हुए, जो गिरे पड़े हैं। और उनको वो देख के ऐसा लगा कि इतना सुंदर पेंटिंग किसने बनाया होगा, इतनी अच्छी कला है यहाँ पे और हर घर में है जी। तो ये एक कलाकार तो नहीं बनाया होगा, कुछ तो है यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के लोगों में। तो उन्होंने अपने कमरे में कैद कर लिया और फिर वो इंग्लैंड में 1949 में उन्होंने एक पत्रिका मार्क करके उन्होंने दिया था, जिसमें उनकी ये लेख छपी थी जी। उसके बाद दुर्भाग्य से 66 में वहां पर फिर से भूकंप, ये सुखाड़ आ गया, सॉरी भूकंप नहीं, सुखाड़ हुआ था। जब सुखाड़ हुआ तो फिर वही लागत आ गई उपजीविका की। कृषि में बहुत ये हुआ था, नुकसान हो गया था, बारिश हुई नहीं। तो उस टाइम ऐसा था कि वहां भी फिर वही बात हो गई, जीविका कैसे होगा, कैसे क्या होगा। तो ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की अध्यक्ष थी पुपुल जयकर जी। पुपुल जयकर ने अपने 2 कला प्रेमी को, जिसमें भास्कर कुलकर्णी और एक उपेंद्र महारथी जी को मिथिला भ्रमण के लिए भेजा जी। वहां पे
वो जब आए तो उन्होंने फिर वही चीजें देखी कि यहाँ पे जो घरे हैं उनके दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर कलाकारी किया हुआ है, बहुत सुंदर पेंटिंग है। तो उन्होंने फिर उन लोगों से बातचीत की कि ये कला कैसे यहाँ पे है, कौन बनाए हुए हैं। तो सारा इतिहास उन्होंने उन लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि ये तो हमारे रामायण काल से है, जिस तरह सीता की शादी में बनी है। तो हमारे घर में भी शादी ब्याह हुई है, तो जिनके जिनके घर में शादी ब्याह हुई है, कुछ भी रीति रिवाज जो भी होते हैं उसमें तो उसी में बने हुए हैं, ये हम बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप इसको पेपर पे बना के दो जी। तो लेवन ने बोला कि नहीं, पेपर पे तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ का कल्चर है, हमारी संस्कृति है। लोग थोड़े डर गए कि इसको दे देंगे तो हमारी संस्कृति यहाँ से चली जाएगी, चोरी हो जाएगी। हाँ, चोरी हो जाएगी, एक डर होता है। फिर उन्होंने समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे ये बना के दो और मैं इसको आप लोग के जीविका का साधन बनाऊंगा। तो फिर उन्होंने बना के दिया। जब वो मधुबनी पेंटिंग पेपर पे आ गई तो दिल्ली में उसी समय में इस पेंटिंग की बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी जी। और कला प्रेमियों ने इस पेंटिंग की बहुत सराहना की। तो महिलाओं को भी जीविका से जोड़ा गया, वहां के उसी पेंटिंग से उनको जीविका से जोड़ा गया जी। और ये पेंटिंग ऐसे ही एग्जीबिशन में काफी प्रशंसा इसको मिला, लोग बहुत आकर्षित हुए। फिर उसके बाद इंग्लैंड में भी एग्जीबिशन हुई, उसमें भी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया। इस पेंटिंग के बारे में लोग जिज्ञासु हुए कि ये तो पेंटिंग बहुत अच्छी है जी। इसका हर जगह प्रचार प्रसार होना चाहिए कि इंडियन कल्चर में इतनी अच्छी पेंटिंग है। तो फिर हमारे यहाँ एक बहुत सारी पत्रिका निकलने लगी। एक इव्स करके आए थे, उन्होंने आर्ट ऑफ मिथिला निकाला, तो ऐसे प्रचार प्रसार होने लगे। फिर बाद में पीपल जैकर में भी 80 के टाइम में पत्रिका निकाला अर्थ एंड ड्रम करके, वो भी काफी पॉपुलर हो गई जी। ऐसे लोगों जानने लगे। इसके इतिहास तो यही है। काफी लंबी इतिहास है, काफी गहरी इतिहास है जी। और जिस तरह से आपने कहा कि ये इतने सदियों से चलते आ रही, प्राचीन काल से, रामायण के समय से है, राइट? हाँ जी। तो आपके थीम्स में भी हमें काफी ज्यादा रामायण दिखता है, शक्ति दिखती है, देवियां दिखती हैं। तो क्या आप इसी रीजन से अपने सब्जेक्ट्स और थीम्स चूज करती हैं या उसके पीछे भी आपका कोई और सोच विचार है? नहीं, देखिए, हाँ, चूंकि मिथिला में होने के कारण वहाँ की जो धार्मिक भावनाएं हैं जी। तो वो तो है ही, लेकिन हमारे थीम्स जो होते हैं वो धार्मिक से भी हट करके सामाजिक भी होते हैं। और हमारी थीम जो है, ऐसे पर्यावरण पर भी मैं पेंटिंग बनाती हूँ। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये एक कलाकार की, कोई भी कला जो होती है उस कलाकार की भावनाओं से बनती है। वो कलाकार जिस तरह की चीजें देखती है वो वैसा बनाती है। जब मैं कभी अपने अंदर भी इस तरह के व्यक्ति हूँ, मैं बहुत अशांत हूँ, तो मुझे लगता है एक शांत पेंटिंग बनाऊं। उस टाइम मैं बैठती हूँ तो मैं बुद्धा की तरफ मेरी हाथ चली जाती है, तो मैं बुद्धा की पेंटिंग बनाती हूँ जी। वैसे ही जब मैं, मान लीजिए कि मैं थोड़ी शांत हूँ, मुझे लग रहा है कि एकदम अच्छे से कुछ बनाना है, ठीक है, तो जब मैं शांत होती हूँ तो मैं दुर्गा काली लक्ष्मी की पेंटिंग बनाती हूँ। और मैं उसी पेंटिंग से मैं रिलेट करती हूँ कि वो देवी की जो शक्ति है वो हमारी स्त्री शक्ति है। और वही शक्ति जिसने जिस नारी ने अपनी शक्ति को पहचाना है, अपने अंदर की शक्ति को जाना है, वही आज देख लीजिए कि अभी मैं आपको क्या बताऊं, हमारी नारी जैसे नीतू जी हैं, उसके बाद गुंजन थी जो कारगिल में
जिन्होंने, हाँ, वॉरियर थी। उसके बाद आप अभी देखिए कल्पना चावला थी, सुनीता विलियम थी। वो लोग कौन है? वो तो असाधारण महिला है ना, उनके अंदर वही देवी शक्ति है जी। जिस तरह सीता के अंदर में, सीता एक वॉरियर थी, स्कॉलर थी, तो आप देखिए हमारे यहाँ की महिलाएं भी स्कॉलर हैं। बिल्कुल है। तो वो उनकी शक्ति है। तो मुझे जब मैं शांत होती हूँ तो मुझे देवी की वो शक्ति याद आती है और मैं रिलेट करती हूँ आज की नारियों के साथ और पहले की भी, जो भी हमारी माताएं थी वह, तो उनमें भी काफी शक्ति थी। तो आप काफी भावुक होकर बनाती है एंड उसके साथ ही साथ आप आज नारी शक्ति को लेकर भी काफी सोच विचार कर कर ही बनाती होंगी। देखिए मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ कि एक कलाकार तभी कलाकार बन सकता है जबकि वो भीतर से भावुक हो, उसे हर चीज जो है, हर चीज से वो भावुक हो जाती है। अभी आप देखिए, कल मैं न्यूज में देख रही थी, उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी हुई तो मेरा मन बिल्कुल ही हिल गया जी। मैं आपको बताती हूँ, ऐसे ही एक घटना घटी थी कि बिहार में बहुत भयंकर बारिश हुई थी और वहां भी बाढ़ आई थी। तो मैंने पेपर मसी से एक अच्छी सी पेंटिंग बनाई, क्योंकि मैंने खुद आंखों से देखा कि एक घर जो थे वो गिर चुके थे और उनमें उनके फैमिली थे, बच्चे थे, माता पिता थे, उनके पेट्स भी थे। उस घर के पास ही एक पेड़ था जिसपे सांप भी लटके हुए थे और तभी भी लोग उतने बड़े, जो जितना बारिश जितनी हुई थी तो उतनी ही जगह में वे एडजस्ट करके ऐसे देख रहे थे। तो मैंने वही सीन पेपर मसी में मैंने बनाई थी। तो जब मैं बनाई उसको, वो अभी 88 की बात है, तो मुझे हेनरी मूर अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया, क्योंकि वो बहुत अच्छी भावनाओं से जुड़ी थी। आपको देख के लगता कि इस तरह की चीजें, लेकिन प्रकृति पे हमारा कोई डिसीजन नहीं है, हमारे बस नहीं है, वो तो कभी भी ऐसा हो सकता है। तो कलाकार, एक कलाकार जब तक भावुक नहीं होगा वो कला का सृजन ही नहीं कर पाएगा। उसके अंदर जो भावना होती है उसी से वो कला को उकेरते हैं। मैं यही कहती हूँ, आमतौर पे लोग कहते हैं कि अरे कितना सुंदर बनाया है, कला कितनी सुंदर है, तो उसके पीछे की गहराइयाँ जो है वो एक असली कलाकार ही समझ पाता है। वो उसकी भावना है, वो अपनी भावना को, देखिए सामाजिक स्तर पे हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, वो जो फील अंदर में करते हैं ना, वो उनकी अभिव्यक्ति ही है। वो कला के माध्यम से हो, कविता के माध्यम से हो, पेंटिंग के माध्यम से हो, वो जो भी होती है वो उसकी गहराई से ही आती है। आप अपनी मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ जो आप कह रही हैं कि आप थीम्स जिस तरह से सिलेक्ट करती है और जिस तरह से आपने भावना के बारे में बोला, इन सब के अलावा भी अगर आप कोई अलग से अपने पेंटिंग्स के जरिए से कोई मैसेज देना चाहती हैं लोगों को? देखिए, जहां तक बात है पेंटिंग के जरिए मैसेज देने की बात है, तो मैं यही कहूंगी कि आज के जनरेशन, ठीक है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो मोबाइल में घुसे हुए हैं उनको चाहिए कि ट्रेडिशनल पेंटिंग सीखें, आर्ट एंड क्राफ्ट को ज्यादा अपने शिक्षा में शामिल करें, ताकि उनके जीवन में भी आर्ट का काफी एक महत्व हो। दूसरी चीज है कि हमारे जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट है, तो उससे जुड़ के हमें उसको बहुत आगे तक बढ़ानी होगी। हमें यदि भारत को सोने की चिड़िया बनानी है तो हमें इसके बारे में भी सोचना होगा। शिक्षा के साथ साथ ही इसको अपने जीवन में लाना होगा जी। तो ये मेरे लिए ऐसा है कि ये करना चाहिए कि हम अपनी सभ्यता और हाँ, सभ्यता को बचाने के लिए आपको ये करना होगा, क्योंकि आप
यदि चाहते हैं कि, और दूसरी चीज है कि ये जो भारत का कला संस्कृति बहुत रिच रहा है, हमारी सभ्यता बहुत पहले की है जी। तो मेरा मानना है कि डेवलपमेंट इतनी हो रही है तो इस कला को भी पीछे ना छूट जाए। और इसको अभी डिजिटल तो बहुत कुछ आ गया है, हस्तकला है, हैंडलूम है, जितने भी कलाएं हैं, जितने भी हमारी ओरिजिनल कलाएं हैं भारत की, वो सबको विषय वस्तु में डाला जाए और उसको आज के जनरेशन को उसमें अच्छी शिक्षा दिया जाए। अभी हमारी जनरेशन ही जो है वो अगर इस कला की परंपरा को अगर सेव करती हैं तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना तो वेस्टर्नाइजेशन के साथ ये छूटते ही चले जाएगा। जी। आपकी एक पुरानी तस्वीर में आप अपनी माँ के साथ हैं एंड गंगा देवी जी हैं, जगदम्बा देवी जी हैं और ऐसे कई आर्टिस्ट के साथ थी, तो उनके साथ आपको समय बिताना कैसे लगा? आपके लिए वो काफी अलग रहा होगा। हाँ देखिए, क्योंकि मेरी माँ जो थी चंद्रकला देवी, उनकी सब ये लोग जो है ना वो क्या कह सकते, उसी समय की ये कलाकार थी जी। गंगा देवी, सीता देवी, गोदावरी देवी, यस, कर्पूरी देवी, ये उस समय की कलाकार थी जिन्हें मिथिला कला की झलक माना जाता है। तो जब मैं इनके साथ थी तो एक तो मेरी मदर ही थी, ये सब मेरी गुरु माएँ थी, तो उनके साथ बातचीत में ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सीता देवी की जो पेंटिंग होती थी उनकी अलग विशेषता थी, चंद्रकला देवी की अलग विशेषता थी, गंगा देवी की अलग विशेषता थी। हर कलाकार की अपनी अलग अलग विशेषताएं थी जो मैंने उन सभी अपनी गुरु माताओं से सीखा, जो बहुत अच्छा लगा उनके साथ बात करने में। और उनकी जो कला की जो क्या मैं बताऊं कि ऐसी विदुषी थी कि जब मैं उनके साथ पेंट करती थी, एक बार ऐसा हुआ था, मैं आप शेयर करना चाहूंगी कि सीता देवी जी पेंट कर रही थी, मम्मी से तो सीखती ही थी तो मैं सीता देवी के पास गई तो उन्होंने बोला कि चलो बैठ के पेंटिंग करो, तो मैं बैठ गई, पेंट करने लगी। पेंट करते टाइम ऐसा हुआ कि उस समय में ना बल्लू की तिली होती थी, उसमें कॉटन लगा करके करते थे, तो थोड़ी सी एक ड्रॉप कलर गिर गई और बहुत डर गई कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने इतनी बारीकी से उसको एक फ्लावर का रूप दे दिया, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि अच्छा ये ऐसे बन जाता है, उन्हें ये बिल्कुल खराब नहीं हो सकती है पेंटिंग। यदि एक इनसे ट्रेनिंग लिया जाए या चंद्रकला जी से ट्रेनिंग लिया जाए तो पेंटिंग में यदि कुछ गलत भी हो गया तो उसे सही किया जा सकता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा फीलिंग थी कि आपका भय हट जाता है किसी चीज से कि हम ठीक भी कर सकते हैं, वो भी हमारे हाथ में। उसी तरह से गंगा देवी जी थी, उनकी लाइन पेंटिंग बहुत अच्छी होती थी, तो उसे हमने लाइन सीखा। और मैं अपनी मम्मी से तो खैर बहुत कुछ, सब कुछ तो मम्मी से ही मैंने लिया है। जी, ऐसा भारत में आमतौर पर तो यही होता है कि अगर मैं कुछ कर रही रहूंगी तो माँ आके बोलेंगी कि बेटा थोड़ा पढ़ लो। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपकी मम्मा ने बोला है कि बेटा ये सब बाद में कर लेना, पहले पढ़ लो? हाँ बिल्कुल हुआ है ऐसा। मेरी मम्मी भी जब मम्मी पेंटिंग बनाती थी और मैं जाती थी बनाने के लिए, क्योंकि जो माँ करती है वो बच्चे भी करना चाहते हैं, तो मेरी मम्मी मुझे डांटती थी कि पढ़ाई अभी करो, अभी ये क्यों कर रहे हो, ये तो बाद में कर लेना, ये तो कभी भी कर लोगे, पहले पढ़ाई कर लो। तो मैं शिक्षा के साथ साथ ये भी करती थी, बट मैं छुपके से करती थी जी। कभी अपनी नोट्स में के पन्ने पे कर लिया, कभी ऐसे दीवालों पे चुपचाप से कर लिया। लेकिन ये मेरी मम्मी को तब पता चला जब फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए उनका तैयारी चल रहा था, वो
मैंने आपसे बताया है ना कि मेरी मम्मी हमेशा बहुत संघर्ष करती थी, बहुत संघर्षशील महिला थी और बहुत ज्यादा उनमें पेशेंस थी। हमेशा वो चुनौती का सामना करती रही हैं। तो ऐसा हुआ कि जब फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात आई तो राजीव सेठी उसके ऑर्गेनाइजर थे और पिपुल जयकर जो ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट की अध्यक्ष थी जी, उनके साथ मेरी मदर का मीटिंग था। तो उन्होंने बोला कि जैसे फेस्टिवल ऑफ इंडिया होने वाली है तो ये वाली जो पेपर पे जो पेंटिंग है ना वो नहीं, मैं चाहता हूँ कि पूरी मिथिला मैरिज का सीन वहां पे दिखाया जाए जी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है हो जाएगा। तो दीवारों पे कैसे बनाएंगे? मेरी मम्मी ने बोला कि मैं पेपर पल्प का वो सारा मूर्ति बनाऊंगी और उस पर मैं मधुबनी पेंटिंग करूंगी। तो 81 में जब फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए प्रिपरेशन हो रहा था तो मैं ही उनकी सहायिका थी जी। तो मम्मी बना रही थी तो मैं भी उनके साथ उनको हेल्प कर रही थी पेपर गूंथने में, क्योंकि उसको जो पेपर मैस है उसको पेपर को गला के फिर उसको गूंथना पड़ता है आटे की तरह। तो मैं वो सब हेल्प तो करती ही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैं तो जानती थी कि मैं पेंटिंग जानती हूँ और मम्मी कभी कभी देखती थी मुझे करते हुए तो डांटती थी। तो मैं ब्रश उठाई और मम्मी के जो घर बने थे ना कुंवर घर, उसमें मैंने कुंवर बनाना शुरू कर दिया। तो उसी वक्त राजीव सेठी जी और ये पिपुल जयकर आई। उन्हें पता था कि चंद्रकला देवी की तबीयत थोड़ी खराब है। तो जब आए तो उन्होंने देखा मुझे ऐसे ड्रेस में बच्चे कुछ तो गए तो देखते रहे ये तो चंद्रकला है, ये तो छोटी चंद्रकला है, ये तो को इतना अच्छा इसने बनाया है, कितना खूबसूरत बनाया है। तो उन्होंने बोला कि देखो मम्मी तुमने तो बहुत सुंदर बनाया, मम्मी को पता है क्या कि आप इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती हो? मैं बोली कि नहीं मम्मी को पता भी नहीं है। मैं एकदम डर गई कि कहीं मुझसे खराब तो नहीं हो गया और वो यदि मम्मी को बताएंगे तो मम्मी से डांट पड़ेगी। तो मैं बोले नहीं मुझे नहीं पता कि कैसी बनी है, क्या आपको अच्छी लगी क्या? तो बोले अरे बहुत अच्छी पेंटिंग आपने बनाया है। अब तो एकदम चंद्रकला ये मेरे हाथ पकड़ के उन्होंने एकदम से चुन लिया। बोले कह रही ये तो दूसरी चंद्रकला बन रही है। हाँ, और पिपुल जयकर जी बहुत खुश हुई। बोली बेटा इसको बनाए रखो, इसको मम्मी से अच्छी से आप ट्रेनिंग ले और आपने बहुत अच्छा बनाया, इतनी कम उम्र में आपने इतना अच्छा बनाया है। तो इतना प्रेरणा उन्होंने मुझे दिया, इतना आशीर्वाद दिया। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि अरे मुझे पता नहीं था आप इतना अच्छा पेंटिंग बनाओगे, आपको ना ले जाना फेस्टिवल ऑफ इंडिया में वो तो बहुत बड़ी बेईमानी हो गई है जी। तो मैं बोली नहीं कोई बात नहीं। फिर मम्मी आई तो मम्मी ने देखा तो बहुत खुश हो गई। वो बोली कि अच्छा इतना अच्छा तुमने बना दिया। उसके बाद तो हमारी सफर चलती रही और मम्मी ने भी मुझे कभी नहीं रोका कि मत बनाओ। पूरी पेंटिंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया की जो थी वो मेरी बनी और वो सब एग्जीबिशन में हमारी पेंटिंग मम्मी के साथ गई। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हमारी सराहना हुई कि इनकी बिटिया ने बनाया है, मुन्नू ने बनाया है, तो बहुत ज्यादा। तो आपने सही बोला कि डांट तो करती हैं, मम्मी बोलती हैं कि मत बनाओ, लेकिन उसी बात के अंदर जो सीख मिलती है ना, उसी में सीखने को भी एक जब चाहत होती है ना तो वो बन जाती है। तो आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए तो हो जाती है। अभी वाली बेटी प्रियंका है, वो भी बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती है। उसने MBA किया है DY पाटिल से। मैं उसको हमेशा डांटती रहती थी कि पहले पढ़ाई कर लो, पहले पढ़ाई कर लो, ये बाद में करना है, ये क्यों करना है, अब पढ़ाई करो। लेकिन वो पढ़ाई के बाद भी वो भी बचपन से ही करती आई है।
काफी स्कूल में, कॉलेज में उनको भी प्राइज मिलते रहे हैं। और अभी आकर के पढ़ाई के बाद इसने तय किया है कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी। तो उसने कई वर्कशॉप किए हैं, कई स्कूल में बच्चों को सिखाई है और काफी अच्छा पेंटिंग कर रही है। मेरा लड़का है जिसने भी नेशनल अवार्ड लिया है, शरद कुमार जी। उसके बाद अभी जो नई ये संसद भवन बना है, उसमें पूरे ग्रुप के साथ उसका आर्ट बना है। तो ये चलते रहता है, एक कलाकार के घर में कलाकार तो बनेगा ही। बिल्कुल। तो ये चीज है। तो अगर आप पकड़ी नहीं जाती तो आप आज अपने अवार्ड्स के बारे में नहीं कह पाती, तो आप अब हमें आपके हेनरी मूर अवार्ड की कहानी बताइए। हाँ, ये भी पेपर मैच से ही मैंने बनाया था जी। और ये हमारे लाइफ की पहली सीढ़ी थी, क्योंकि मुझे भारत सरकार द्वारा जब मम्मी के साथ हमारी बनी हुई पेंटिंग्स, मूर्ति पे मधुबनी पेंटिंग मैंने ही उस टाइम मैंने किया था। तो जब वो पेंटिंग वहाँ पे बहुत उसको सराहना मिली, तो भारत सरकार द्वारा मैं रिकॉग्नाइज हो गई कि मैं भी कलाकार हूँ। तो उनके नामे में मुझे स्वतंत्र रूप से कलाकार की पदवी मिल गई। उसके बाद मैंने एक खुद का ये क्रिएट किया पेपर बेस में, जो मैंने आपको बताया है कि बाढ़ पीड़ित को देख करके मुझे ऐसा लगा कि इस पर एक पेंटिंग बनानी चाहिए, तो मैंने बनाया। फिर उसी में मुझे हेनरी मूर अवार्ड मिला। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की अवार्ड थी। और लेकिन हाँ, इस अवार्ड के मिलने के बाद मुझे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन एक कर्तव्य बोध का भी एहसास हुआ कि अब मुझे और भी ज्यादा मेहनत करना चाहिए इस फील्ड के लिए। मुझे और भी जरूरत है सीखने की, क्योंकि ये जो सीखने की प्रवृत्ति है ना, ये जब तक आपके अंदर ये जिज्ञासा रहेगा सीखने की, तो आप अपने आप को भी अंदर से भी एक डेवलप कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि हर एक टाइम में आप कुछ बना रहे हो तो उसके साथ आपकी सीखने की प्रवृत्ति व लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ते रहना चाहिए, आपको वो हमेशा कंटिन्यूअसली रखना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं अभी ज्यादा अपनी मम्मी से सीखने के लिए उनको बोलती रही कि मुझे ये बता दो, ऐसे कैसे बनाऊंगी। तो मैं हर चीज के लिए उनसे और भी ज्यादा सीखने का इच्छा रखती थी और मुझे सिखाती थी। आपने पीएम ऑफिस, राष्ट्रपति भवन में काफ़ी चीज़ें करी हैं डिज़ाइनर्स, तो कोई एक यादगार पल हो जो आप बता सकेंगे? देखिए, जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ से मुझे बुलावा आ रहा था मिलने के लिए, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप अपनी माँ के तरह ही कलाकार बनो, बहुत बड़ी कलाकार बनो, अपनी माँ की तरह बनो। तो जो आपकी आदर्श होती है, जो प्रेरणा होती है, वो मेरी गुरु भी थी, मेरी माँ भी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मुझे हेनरी मूर अवार्ड मिला, उसके बाद मेरे अंदर तो खुद ही एक भावना आ गई थी कि मुझे बहुत काम करना है, बहुत सीखना है। एक कर्तव्य बोध का एहसास होते गया। तो जैसे जैसे मैं अपने गांव जितवारपुर से निकली और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी कला भी बड़ी होती गई मेरे साथ साथ, तो कर्तव्य बोध का भी मुझे हमेशा से इस चीज के लिए हमेशा ये लगने लगा कि नहीं, मुझे और काम करना चाहिए और सीखना चाहिए। तो ये हमेशा बनी रही, आज भी बनी हुई है कि मैं इसको करती रहूं। तो हर एक कलाकार हो, चाहे जो भी हो, उसको अपने कला के साथ सीखने की भी प्रवृत्ति रहनी चाहिए और आगे इसी तरह से करते रहना चाहिए। उसी वैसे ही मैं जब के नारायण से मिलने गई, तो राष्ट्रपति भवन में बहुत अच्छा लगा। एज ए कलाकार बहुत ज्यादा हमें सम्मान मिला, बहुत खुश हुए हमारे आर्ट को देख के। और उन्होंने ये बोला कि इतना अच्छा कलाकारी आपने सीखा है
आप पढ़ाई किया है। मैं वैसे बता दूं कि मैं एमए साइकोलॉजी हूँ। मैंने अपनी माँ के कला के साथ साथ मैंने शिक्षा भी ग्रहण किया। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना आर्ट में ही अपने करियर को चुना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इन लोगों से हमेशा मुझे प्रेरणा मिलती रही आगे बढ़ने की, और उसी तरह से मैं आगे, हमारा रास्ता भी बनते गया। क्योंकि जब आप कुछ बनाते हो और आपको सभी लोग आपको उत्साहित करते हैं, आपको सम्मानित करते हैं, आपके कला को सराहते हैं, तो आपको लगता है कि मैं इसमें और काम करूं, मैं और आगे बढ़ूं और मैं अपने कला को और निखारूं। जी, अब मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। आपको हेनरी मूर अवार्ड मिला, कलामणि अवार्ड मिला, आप पद्मश्री के लिए F5 नॉमिनी भी रही हैं, ऐसे अनेक अवार्ड्स हैं। आप इस सब का श्रेय किसको देना चाहेंगी? देखिए, लाइफ में जो माता पिता होते हैं ना, बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं उनसे ही सीखते हैं। मैं शिक्षा के साथ साथ कला की हमारी गुरु भी हमारी माता जी ही, तो मैं इनको तो दूंगी ही, श्रीमती चंद्रकला देवी को भी, लेकिन उसके साथ साथ मैं राजीव सेठी को भी देना चाहूंगी। क्योंकि ये पहला जो मुझे हेनरी मूर अवार्ड मिला, उस अवार्ड के बाद तुरंत उनकी एक लेटर आई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज मैं देख के बहुत खुश हुआ कि मैं इस स्टेज पे, मैंने टीवी में देखा कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के इतने बड़े हेनरी मूर अवार्ड ले रहे हो। तो मुझे देख के मैं बहुत खुश हुआ कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके साथ है। आप ऐसे बढ़ते रहो। तो उनकी ये सराहना, उनका ये आशीर्वाद, उनका ये प्रेम भी मुझे बहुत प्रेरित करती रही। क्योंकि मेरी माँ को बहुत प्यार करते थे राजीव सेठी जी, और उन्हें वो मेरी बोली बहन समझते थे जी। और मेरे आर्ट को भी वो हमेशा ही सराहते थे। तो माँ तो उसकी नींव थी ही, लेकिन वो भी मुझे बहुत इस आर्ट के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे कि अपनी माँ की तरह बनो, अपनी माँ के तरह ही सोचो, अपनी माँ के तरह ही अपनी बारीकी को सीखो। तो मैं, और साथ साथ मैं अपने फैमिली को भी बोलना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को, प्रियंका को, शरद कुमार को, क्योंकि मैं माँ भी बन गई थी तब तक इसलिए मैं ये श्रेय मैं सबको देना चाहेंगी जो हमसे रिलेटेड है, हमारी फैमिली, हमारी माता जी और राजीव सेठी जी। बहुत धन्यवाद। आप आए, से बात करके काफी अच्छा लगा। धन्यवाद। नीलू जी, आपके शब्दों में एक कहानी थी, आपकी कला में एक आत्मा थी, और ये पॉडकास्ट हमारे लिए एक दर्पण बन गया जिसमें हमने कला के जरिए परंपरा, परिवार और पहचान को देखा। आपने सिर्फ ब्रश से रंग नहीं भरे, बल्कि हमारे दिलों में विरासत के प्रति एक नई संवेदना जगाई। ये एपिसोड सिर्फ एक सफर था, गांव के आंगन से एक ग्लोबल मंच तक का। मैं हूं परनवी बराड़े और आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव कैनवस, स्कूल ऑफ क्रिएटिव स्टडीज, डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी की एक कला प्रेरित पहल। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए आर्टिस्ट, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपनी कला से जुड़े रखिए, अपनी जड़ों से नाता बनाइए रहिए। नमस्कार।